Hi everyone, IIT JAM 2023 सम मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए एक प्रॉब्लम ऐसा था, हाउ द विस्कोसिटी of liquid is depend on टेम्परेचर। बोला गया था कि जो विस्कोसिटी होता है लिक्विड का, उसमें आपको बताना है कि टेम्परेचर से उसका जो डिपेंडेंसी है वो कैसा है। ठीक है, तो देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना था कि आपको पहले पता है कि जो फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड था, तो फिर आपका आंसर ऐसे होगा। देखिए कि फ्लूइड्स जो होता है, फ्लूइड्स देयर आर टू टाइप्स। एक्चुअली एक होता है कि लिक्विड और एक होता है कि गैस। ठीक है, और देखिए कि ये जो विस्कोसिटी जो क्वांटिटी है वो दोनों पैरामीटर से डिपेंड होता है। एक होता है उसका जो डिपेंडेंसी होता है एक्चुअली कोहेसिव फोर्सेस, दोनों एटम के, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर, और क्या कि मॉलिक्यूलर, और एक है कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो ये दोनों पैरामीटर से, एक कोहेसिव फोर्स, एक है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये दोनों पैरामीटर से विस्कोसिटी डिपेंडेंसी आता है। ठीक है, तो देखिए जब ये लिक्विड होता है तो लिक्विड के केस में ये जो कोहेसिव फोर्स जो वाला पार्ट है, कोहेसिव फोर्स का मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से डोमिनेंट होता है कोहेसिव फोर्स का वैल्यू। ठीक है, लिक्विड की केस में ये वाला टर्म मोस्ट डोमिनेंट होता है, और गैस के लिए मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए कि और गैस के लिए जो होता है, गैस और लिक्विड के लिए जो होता है विस्कोसिटी, तो इसके लिए विस्कोसिटी जो होता है विस्कोसिटी ये एक्चुअली टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड के लिए। और गैस के लिए क्या होता है कि विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हम लोग कर सकते हैं कि लिक्विड के केस में वो जो कोहेसिव वाला पार्ट, कोहेसिव फोर्स का वैल्यू डोमिनेट करता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पार्ट से। ठीक है, तो इसके लिए जब आप एक लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल को देखेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि सम कोहेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, जो क्या है कि एट फर्स्ट वो ज़्यादा रहता है, बट इस केस में लिक्विड में आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो कोहेसिव जो फोर्स बन रहा था वो क्या होता है कि ब्रोकन हो जाता है, या आप ऐसे करिए कि कोहेसिव फोर्सेस का वैल्यू कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसलिए कोहेसिव फोर्स कम हो रहा है, तो कोहेसिव फोर्स कम हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी को आप म्यू से डिफाइन करें तो क्या होगा कि ये जो वाला विस्कोसिटी लिक्विड के लिए ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो क्या होता है कि लिक्विड के केस में विस्कोसिटी बढ़ेगा। बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन द विस्कोसिटी विल बी डिक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोहेसिव जो फोर्स बन रहा था वो क्या हो रहा है कि वो ब्रोकन हो रहा है, या आप ऐसे करिए कि उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से
लिक्विड के केस में विस्कोसिटी जो है वो क्या होगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ गैस, तो गैस में इसका अपोजिट होता है कि गैस के लिए क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम होता है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है ये क्या है एक्चुअली। देखिए गैस के केस में जो मॉलिक्यूल रहता है तो क्या है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है। तो देखिए इसलिए इसके अंदर पहला जो टेम्परेचर है उसमें इतना मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं होता है। बट आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उसमें वो जो मॉलिक्यूल है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूलर जो मोमेंटम ट्रांसफ़र वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के लिए विस्कोसिटी क्या होता है कि विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए कि दोनों पैरामीटर से विस्कोसिटी आता है, एक कोहेसिव फोर्स, एक है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो इसमें गैस के लिए क्या है, गैस के लिए मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है वो डोमिनेट करता है कोहेसिव फोर्स से, और लिक्विड के लिए क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो डोमिनेट करता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम से। तो फिर देखिए क्या हुआ कि कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से कम रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये लिक्विड के लिए। बट इन केस ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर मोमेंटम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, तो इसलिए इसके रेस्पेक्टिवली क्या होगा कि विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर में लिक्विड और गैस के लिए यही होता है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिक्विड के लिए विस्कोसिटी का डिपेंडेंसी क्या होगा टेम्परेचर से, तो क्या होगा, ऐसा होगा। और कुछ मैथमेटिकल फॉर्म भी है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ कि मैथमेटिकली भी टेम्परेचर से विस्कोसिटी का जो लिक्विड और गैस में जो रिलेशन आता है तो वो थोड़ा लिख लीजिए, वहाँ से भी देख के पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसा है कि आपका लिक्विड के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो होता है विस्कोसिटी इक्वल टू विस्कोसिटी एट 0 डिग्री 0 टेम्परेचर, ठीक है, और फॉर द 0 टेम्परेचर viscosity for the liquid and this is the any temperature of the liquid, ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर आइदर आप मान के चलिए कि जो मिनिमम वैल्यू है वो है म्यू नॉट, तो उससे एक इनिशियल वैल्यू है, तो आपका टी में आपको कैलकुलेट करना है कि 0 केल्विन में, तो 0 में क्या है कि विस्कोसिटी क्या है कि म्यू नॉट होगा लिक्विड के लिए, तो ये टी केल्विन के लिए क्या होगा और टी टेम्परेचर के लिए क्या होगा। तो इसका जो रिलेशन आता है कि 1 अंडर दिस इज 1 अंडर 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसे आता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ को देख के भी पता चल रहा है कि टी और टी स्क्वायर ये नीचे में है, तो या इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से तो क्या होगा, देखिए कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ए वाला क्वांटिटी क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने से म्यू क्या होगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। यही मैथमेटिकल फॉर्म है लिक्विड के लिए। एंड गैसेस के लिए भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, विस्कोसिटी जो होता है कि 0 टेम्परेचर में जो म्यू नॉट है उससे कुछ थोड़ा सा ऐसे रिलेशन आता है इसमें गैस के लिए कि अल्फा टी माइनस ऑफ बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो आता है कि टेम्परेचर बढ़ने से केमिकल दिस इज विस्कोसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा देख लीजिए, गैस के लिए था कि लिक्विड के लिए था, तो फिर आपको बताना था कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी के रिलेशन और जो डिपेंडेंसी है वो कैसा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप मैंने दोनों तरीके से कर दिया, एक कोहेसिव फोर्स और क्या मोमेंटम ट्रांसफ़र केस का।
जो है दोनों डिपेंडेंसी आता है विस्कोसिटी, तो वहाँ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये सारे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपके भेजे हुआ जो क्वेश्चन है, आपने जो भेजा हुआ है, तो वही क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा कुछ डाटा या कुछ स्टेटमेंट में डिफरेंस भी हो सकता है, तो आपका कुछ डिफरेंस लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर मैं वो प्रॉब्लम मैं सेकेंड पार्ट में उसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करके बोल दूँगी। ठीक है, देखिए तो आपको बोला गया था कि एक सिस्टम है जहाँ पे 3 स्टेट है। एक स्टेट का एनर्जी है कि 3 एनर्जी स्टेट है। एक स्टेट का एनर्जी है 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक का है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा 3 एनर्जी स्टेट है, और जो सारे एनर्जी स्टेट क्या है कि ऑल स्टेट आर नॉन डिजेनरेट। ये 3 स्टेट क्या है, नॉन डिजेनरेट है। तो मैंने ये जो एनर्जी स्टेट का वैल्यू मैं E0, E1 ऐसा करके E2 ऐसे मैंने कंसिडर कर लिया। और देखिए कि यहाँ पे जो बोला गया है कि ये जो 3 स्टेट है ये सारे क्या है कि नॉन डिजेनरेट। क्वेश्चन में बोला गया था कि नॉन डिजेनरेट। ओके, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो आपको पूछा गया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगा कि स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर था कि T = 300 केल्विन। तो इसमें आपको पूछा गया था इस सिस्टम का एवरेज एनर्जी क्या होगा। तो यही आपका स्टैटिस्टिकल से एक क्वेश्चन था। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि 3 एनर्जी स्टेट है जिसका एनर्जी उसने दे रखा है कि 0, 1 एंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 3 स्टेट क्या है कि नॉन डिजेनरेट है। मतलब क्या है कि इसमें जो G आता है, GI जो आता है, डिजेनरेट को हम लोग GI से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है कि 1 है। ठीक है, और आपको बताना था एवरेज एनर्जी क्या होगा एट T = 300 केल्विन में। तो कुछ ऑप्शन था, ऑप्शन शायद जो स्टूडेंट ने भेजा है वो क्या है कि 0.121, और सेकेंड ऑप्शन जो था 0.97, और थर्ड ऑप्शन जो था 1.82, और फोर्थ ऑप्शन जो था 1.28। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा तो देखिए कैसे करना था आपको। तो आपको पूछा गया था कि एवरेज एनर्जी, तो आपको पहले क्या करना था कि पार्टीशन फंक्शन जो केस होता है उसको आप देखिए कि क्या होता है कि एवरेज एनर्जी जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली समेशन ओवर ऑफ I और GI e⁻⁻ बीटा EI ऐसे लिखा जाता है। और इसमें एक स्पेसिफिक एनर्जी भी रहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ कि एक एनर्जी होता है। एनर्जी भी क्या होता है कि ith स्टेट का एनर्जी होता है। तो जिसका एवरेज निकालना होता है तो उसमें क्या होता है कि वही टर्म आ जाता है, और GI जो है वो डिजेनरेसी है। बट इन केस यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो सारे नॉन डिजेनरेट है, तो फिर आपको G का वैल्यू क्या होगा कि 1 हो जाएगा। तो समेशन ओवर क्या होता है कि नीचे में जो होता है कि सिर्फ GI ऑफ e⁻⁻ बीटा EI जो पार्टीशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना था कि ये तो G तो क्या है कि 1 है, यहाँ पे सारे स्टेडी नॉन डिजेनरेट है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ फिर क्या होगा कि आपके पास जो पहला एनर्जी था वो मैंने कंसिडर किया कि उसका वैल्यू क्या था कि 0। ठीक है, तो देखिए तो ये GI तो यहाँ पे क्या है कि GI जो वैल्यू है 1 है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कि मैं पहला जो एनर्जी था कि 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं वहाँ से एनर्जी के वैल्यू में पहला क्या करूँगी कि E0, E1, E2 ऐसे लिखूँगी। तो क्या आ रहा है देखिए 0 ऑफ e⁻⁻ बीटा दिस इज 0। ठीक है, एनर्जी क्या है कि E0 जो था वो क्या था 0 था। तो नेक्स्ट क्या आएगा कि प्लस, देखिए कि सेकंड जो एनर्जी था क्या था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 1 और उसके साथ 1 मल्टीप्लाई ऑफ e⁻⁻ बीटा, और इसमें क्या होगा EI दैट मीन्स E1। देखिए एनर्जी क्या था कि E0
जो था 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 जो था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 जो था कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे था। ठीक है, तो देखिए तो नेक्स्ट क्या आएगा कि जो 2 आएगा एनर्जी का वैल्यू, और e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ बीटा, और इसके साथ एनर्जी क्या है 2। सो डिवाइडेड क्या होगा, डिवाइडेड बाय आपका सिर्फ देखिए कि AGI तो नॉन यूनिट केस के लिए 1 हो गया, तो सिर्फ ई टर्म आएगा। तो क्या आ रहा है कि e टू द पावर माइनस ऑफ एक बार 0 प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ऑफ 1 एंड उसके साथ e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ बीटा ऑफ 2। ठीक है, फिर देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करने से आपको क्या मिल रहा है, देखिए e टू द पावर माइनस ऑफ आपके पास आ रहा है माइनस बीटा प्लस 2 ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 2 बीटा। इसमें जो आ रहा है 1 e टू द पावर 0 दैट मीन्स 1 ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ बीटा प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 2 बीटा। ठीक है, तो चलिए, तो आपको ये भी रिजल्ट पूछा सकता था, बट क्या बोला गया है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर था क्वेश्चन में T इक्वल टू 300 केल्विन, इस टेम्परेचर में आपको बोला गया था कि एवरेज एनर्जी क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो बीटा होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है कि 1 अंडर kBT, जहाँ पे K होता है, KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T जो टेम्परेचर। ठीक है, तो आप इसको T के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए कि माइनस ऑफ 1 अंडर KT, और इसमें आ रहा है 2 ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 2 ऑफ KT, और डिवाइडेड क्या आ रहा है कि 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई KT प्लस e टू द पावर माइनस 2 अंडर KT। तो देखिए यहाँ पे जो KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 और 10 टू द पावर ऑफ माइनस 23, ऐसे कुछ वैल्यू होता है। K इक्वल टू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नथिंग बट द R अंडर N, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो और क्या था कि T जो वैल्यू था 300, तो इसको यहाँ पे आप पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या होगा कि इसका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको शायद ये प्रॉब्लम का आंसर यहाँ से आ गया, सिर्फ आपको क्या करना था कि कैलकुलेशन करना था। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो करने का तरीका कैसा होता है कि कुछ हिंट्स मैं देके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर आपको सिर्फ KB और T को यहाँ पे पुट करना था तो आपका रिजल्ट आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि प्रॉब्लम क्या था, कि एक प्रॉब्लम था जो बहुत ही आसान था, कि पूछा गया था कि प्रॉब्लम नंबर 3 जो एक थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था, जो क्या था कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन RMS and most probable velocity or speed, most probable speed, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फार्मूला आपको पता था उसमें करना था। तो क्या है कि आपको पता है कि जो RMS वेलोसिटी होता है वो क्या होता है कि रूट अंडर ऑफ, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना था कि रूट अंडर ऑफ 3RT अंडर m। और क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होता है वो क्या होता है कि रूट अंडर ऑफ 2RT अंडर m। तो ये दोनों को आपको क्या करना था कि रेशियो करना था, तो आप VRMS अंडर V ऑफ MP कर दीजिए तो आपको आ रहा है रूट अंडर 3 अंडर 2। तो इसमें जो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया था कि RMS और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा।
नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर जो 4 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या था कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर था, वन डायमेंशनल एक हार्मोनिक ऑसिलेटर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये एक था क्वांटम मैकेनिक्स से कि एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर था, तो जिसमें जो वेव फंक्शन गिवन था, एक वेव फंक्शन गिवन था, वहाँ पे बोला गया था कि वेव फंक्शन जो है कि 1/√3 ऑफ साई नॉट माइनस ऑफ 1/√6 ऑफ साई 1 प्लस 1/√2 इसके साथ साई 2। ऐसा एक वेव फंक्शन है। तो आपको बोला गया है कि ये जो साई नॉट, साई 1 एंड साई 2 वो क्या है कि ये जो है ग्राउंड स्टेट और साई 1 जो है फास्ट एक्साइटेड स्टेट एंड साई 2 जो है वो क्या है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है रेस्पेक्टिवली। तो आपको बोला गया था इस सिस्टम में जो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा। तो आपको पूछा गया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो ये शायद ऑप्शन में कुछ दे रखा था कि ऑप्शन में जो था कि हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा, सेकेंड ऑप्शन जो था कि 1/6 ए स्क्वायर ओमेगा, ऐसा करके और भी 2 ऑप्शन था। तो एक ऑप्शन ऐसा था कि 5/3 ए स्क्वायर ओमेगा और एक ऑप्शन था कि आपका 7/6 ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा। तो आपको पूछा गया था कि इस सिस्टम में जो एवरेज एनर्जी होगा वो क्या होगा, जहाँ पे जो क्वांटम स्टेट जो है साई इक्वल टू दिस, ओके, एंड वेयर द साई नॉट, साई 1 एंड साई 2 आर द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द फास्ट एक्साइटेड स्टेट, देयर इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा देख लीजिए। और आपको यहाँ पे बोला गया था कि ये 1D एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको पता रहना चाहिए कि 1D जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो उसमें पहला देखिए कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी होता है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए En इक्वल टू n प्लस हाफ ए स्क्वायर ओमेगा। और आपको ये भी पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबिलिटी है होने का। तो देखिए फिर क्या था कि आपको जो वेव फंक्शन गिवन था उसको पहले क्या करना था, आपको वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। जब भी कोई एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आगे जो वेव फंक्शन होता है सिस्टम का वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं वो पहला आपको चेक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वेव फंक्शन गिवन था तो वहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं पता चल जाएगा। क्या है कि 1/√6 ऑफ साई 1 और उसके साथ 1/√2 ऑफ साई 2 नॉर्मलाइज्ड रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको नॉर्मलाइज्ड पहले वेव फंक्शन को करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइज्ड कैसे हो रहा है कि तो ये इसमें जो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली C1 है, ये C2, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना होता है कि नॉर्मलाइज चेक करने के लिए जो ये जो C1 जो होता है उसका स्क्वायर मोड स्क्वायर ऑफ C2 का मोड स्क्वायर प्लस क्या कि C3 का मोड स्क्वायर ये 1 होता है। तो क्या होता है कि नॉर्मलाइज्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1/√3 उसका स्क्वायर, सो 1/3 एंड देन C2 का वैल्यू क्या है -1/√6। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है कि 1/6, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है तो फिर 1/6 माइनस वो क्या हो गया तो मोड स्क्वायर से प्लस हो गया और क्या है कि 1/2, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए तो देखेंगे कि ये जो है वो एक्चुअली देख के लग रहा है कि यहाँ से कैलकुलेट करने से कि ये जो वेव फंक्शन था वो क्या है कि नॉर्मलाइज्ड था। तो ठीक है, इसमें और कुछ नॉर्मलाइज करने का ज़रूरत नहीं है, बट ये यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होता तो क्या करना होता कि इसको नॉर्मलाइज करना होता, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना था कि आपको एवरेज एनर्जी निकलने का जो प्रोसीड्यूर होता है कि ई एवरेज इक्वल टू क्या होता है कि समेशन ओवर आई ऑफ नॉर्मलाइज्ड केस के लिए कि पी आई ऑफ ई आई। पी आई का मतलब है कि स्पेसिफिक वही स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए ये जो C1 का मोड स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि वही आपका प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, कौन सा स्टेट का, साई नॉट का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी इसको C1 ना कंसिडर करके, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको C0 कंसिडर कर लीजिए। ये साई 1 है तो इसलिए इसको 1
और इसको psi2 है तो इसलिए 2, और इसमें भी थोड़ा चेंज कर दीजिए कि ये C0 है, ये C1 है, ये psi2 पाने का फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टेट है वो psi0 को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए इसमें जो फ्रैक्शन है वो भी C0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो मिलेगा psi0 से जो मिलेगा प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा कि P0, सो P0 कहाँ से मिलेगा, P0 इक्वल टू क्या होता है कि C0 mod स्क्वायर। सो दैट मीन्स देखिए क्या आ रहा है कि P0 एक आएगा उसके साथ E0, तो सिमिलरली क्या आएगा कि P1 तो उसके साथ जो एनर्जी E1, और नेक्स्ट क्या आएगा कि P2 ऑफ E2, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड है इसलिए जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो क्या है कि 1 है, ठीक है। तो देखिए तो देन क्या आ रहा है कि तो P0 क्या है यहाँ से 1/√3 उसका मॉड स्क्वायर 1/3, और एनर्जी क्या होगा, देखिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी होता है तो यही तो बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर्म। तो देखिए इनका वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे मिल रहा है कि A/ω/2, और जो E1 है वो क्या मिल रहा है कि 3A/ω/2, एंड E2 जो है कि एक्चुअली 5A/ω/2। ये 3 एनर्जी लगेगा क्योंकि वो वेव फंक्शन में जो दे रखा है कि psi0, psi1 एंड psi2। तो देखिए क्या है कि 1/3 इसके साथ जो एनर्जी होगा कि A/ω/2 प्लस P1 कितना है -√6, 1/√6 उसका स्मॉल स्क्वायर, सो दैट मीन्स वो क्या होगा कि 1/6, और उसमें जो एनर्जी आ रहा है कि 3/2 A/ω। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला पार्ट है क्या है कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 और जो एनर्जी है 5/2 और इसके साथ A/ω। तो फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप एक काम करें कि A/ω/2 इसको कॉमन ले लीजिए, तो फिर वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 प्लस क्या आ रहा है देखिए कि इसमें हाफ, और नेक्स्ट पार्ट में आएगा कि 5/2। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा 5/3 A/ω। इस सिस्टम का जो एवरेज एनर्जी होगा 5/3 A/ω। ऐसा एक ऑप्शन में था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि 5/3 A/ω। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर जो 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या था कि एक यूनिट वेक्टर दे रखा था, नहीं आपको पूछा गया था कि ये यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सॉरी दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, टू द एक स्पेसिफिक सरफेस गिवन था, जो सरफेस ऐसे था कि फाई इक्वल टू 4x² प्लस y² प्लस z, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे था एट पॉइंट जो है कि 1 to 1 विल बी इन द फॉर्म, तो क्या था कि विल बी इन द फॉर्म ऑफ A of I cap plus B of J cap plus C of K cap। देन आपको फाइंड आउट करना था कि देन फाइंड मॉड ऑफ B वैल्यू, ठीक है। देन फाइंड आउट द मॉड ऑफ B वैल्यू। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या है था कि एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक स्पेसिफिक सरफेस में, सरफेस का एक स्पेसिफिक इस सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इस पॉइंट पे वो क्या है कि उसका वैल्यू जो है ऐसे फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो देन आपको फाइंड आउट करना था कि बी का मॉड वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या है कि
यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोला जा रहा है, तो इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, इस फॉर्म में आएगा, ऐसे बोला गया था। तो देखिए कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। तो आप पहले देखिए कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है कि एक स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है उसी को वही डिफाइन करता है कि नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पहले ही पता है कि नॉर्मल वेक्टर जो होता है क्या होता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई को डिफाइन करता है। और यहाँ पे बोला गया है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो फिर क्या होगा कि एन कैप इक्वल टू ग्रेड फाई ऑफ ग्रेड फाई का मॉड वैल्यू, ठीक है। सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर पूछा जाता तो क्या होता कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दे रखा है तो उसको यहाँ पे पुट करना है। तो फिर देखना है कि जो रिजल्ट आएगा इससे कंपेयर करने से क्या आ रहा है, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए कि आपको पहले यूनिट वेक्टर निकालना था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो पहले क्या करना था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, उसका देन जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड वैल्यू। तो आप पहले क्या करें कि ग्रेड फाई को डिफाइन करिए, ठीक है। तो ग्रेड फाई का मतलब होता है कि डेल ऑपरेटर जो होता है आई कैप अंडर डेल डेल एक्स, और इसमें एक फाई आ जाएगा। फाई जो क्वेश्चन में गिवन था कि 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या था कि वाई स्क्वायर प्लस जेड, ऐसे आएगा। और इसके साथ डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है आई कैप ऑफ डेल डेल एक्स प्लस ऑफ जे कैप ऑफ डेल डेल वाई प्लस के कैप ऑफ डेल डेल जेड। तो वहाँ से आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सो फिर क्या होगा कि जे कैप ऑफ डेल डेल वाई सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा वाई से। सो क्या होगा कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, और उसके साथ ये और एक चीज़ रह गया कि के डायरेक्शन में के कैप ऑफ डेल डेल जेड होता है, और इसमें क्या होगा कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है देखिए। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से देख के लग रहा है कि ये जो डिफरेंशिएशन करेगा तो सिर्फ x से डिफरेंशिएशन करेगा, बाकी जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ मतलब नहीं है उस। तो देखिए क्या होगा कि 4 8x आ रहा है, तो 8x ऑफ आई कैप, यहाँ से आ रहा है y से सिर्फ 2y ऑफ जे कैप, और यहाँ से जो आ रहा है सिर्फ के कैप, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ फाई है। तो आपको क्या करना था कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसने बोला गया था क्वेश्चन में, वहाँ पे बोला था कि 1 to 1 पॉइंट पे। तो आप क्या करें कि x, y और z का वैल्यू 1 to 1 पुट करें, तो आपको क्या मिल रहा है देखिए कि ये आ रहा है 8 ऑफ आई कैप, और क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। सो दैट इज 4 ऑफ जे कैप प्लस क्या है कि के कैप। तो यही एक्चुअली क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो आपको पहले क्या करना होगा, फिर आपको एन कैप इक्वल टू क्या है कि तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो इसका मॉड वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप इसका वैल्यू पुट करिए, जो आ रहा है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ से इसका मॉड वैल्यू निकलेंगे तो निकाल दीजिए। तो क्या आ रहा है देखिए कि 8 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 64, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 1। सो क्या आ रहा है कि ये जो आ रहा है 81, सो 81 का रूट दैट मीन्स 9। सो क्या आ रहा है कि 8 अंडर 9 ऑफ आई कैप प्लस 4 अंडर 9 ऑफ जे कैप प्लस क्या है कि 1 अंडर 9 ऑफ के कैप, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो यही है। बट क्वेश्चन में क्या था कि इसका रिजल्ट पूछा नहीं था, आपको बोला गया था ये जो रिजल्ट आएगा स्पेसिफिक जो फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे फॉर्म में आएगा कि ए आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस क्या है कि सी ऑफ के कैप, ऐसे फॉर्म में आएगा। तो आप क्या करें कि इसमें जो फॉर्म दे रखा था और आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, इस दोनों को कंपेयर कीजिए। तो आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से आसानी से देख के पता चल रहा है कि b का जो वैल्यू होगा, मॉड वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव आता भी क्या करते तो मॉड वैल्यू ले लेते, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो क्या है कि तो b का मॉड वैल्यू क्या होगा, तो देखिए कि तो b का आपको पूछा गया था कि b का मॉड वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा 4 अंडर 9, ए करेक्ट होगा, ठीक है। आपको बोला गया था इसमें जो रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। तो फिर आप कंपेयर करके बताइए कि b का मॉड वैल्यू क्या होगा, कि 4 अंडर 9।
चलिए तो प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम पूछा गया था जो एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। देखिए प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम में बोला गया था कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ। बोला गया था कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ, जिसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ ऑफ आर्गन एंड हीलियम। आपको पूछा गया था कि हीलियम और आर्गन का, पहले बोला गया था कि आर्गन और हीलियम का दरमियान लैम्डा जो है। तो जस्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि मीन फ्री पाथ जो है आर्गन एंड हीलियम, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, यही पूछा गया था। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी था यहाँ पे, कुछ इन्फॉर्मेशन भी था। क्या है कि देखिए तो फिर क्या था कि आपके पास कुछ रिलेशन था, कुछ गिवन डाटा भी था। तो क्या था कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखा था कि गिवन रेडियस ऑफ आर्गन। तो आर्गन का जो रेडियस है वो क्या है कि 1.5 ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम का रेडियस और आर्गन का रेडियस का जो रिलेशन है वो यही है। और एक चीज़ था कि वॉल्यूम जो है वो क्या है कि आर्गन का जो वॉल्यूम है वो क्या है कि 2 ऑफ मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ऐसा है कि देखिए तो आपको कैलकुलेट करने क्या बोला था कि मीन फ्री पाथ का रेशियो क्या होगा आर्गन एंड हीलियम का। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपके पास जो बेसिक जो फॉर्मूला रहता है कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी दिस इज द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इक्वल टू क्या होता है कि 1/√2 पाई ऑफ सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, यही होता है। और एक भी ऐसा भी रिलेशन भी हो जाता है जब हम लोग n जो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सिग्मा जो है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये रिमेंबर रखें। n जो है क्या है, n क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आता है कि जो मीन फ्री पाथ वो आता है KT/√2 पाई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। इसमें एक प्रेशर आ जाता है। ठीक है, T/P और K आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करना आसान है यहाँ से यहाँ तक। बट यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर इस बार नहीं लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में देखिए जो रिलेशन है रेडियस और वॉल्यूम लगेगा। तो रेडियस तो ठीक है लग रहा है क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस, वो तो लग रहा है। बट वॉल्यूम के बारे में जो दो बेसिक डेफिनेशन रहता है उससे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये आप बना सकते हैं कि प्रेशर जो होता है, ठीक है, 1/3 ऑफ रो सी स्क्वायर CRMS²। और आपको ये भी पता है कि CRMS का जो वैल्यू होता है √3 kT/m। तो फिर वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएंगे कि स्मॉल n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो आता है क्या कि छोटा n जो आता है P/kT। ठीक है, वहाँ से मैंने यहाँ पे वो जो n का वैल्यू पुट करने से ये रिजल्ट आ रहा है। बनाने का तरीका जो है प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो CRMS²। तो और CRMS का वैल्यू जो होता है √3 kT/m। ठीक है, वहाँ से ये मिल जाता है। बट इसमें क्या है कि ये रिलेशन भी नहीं लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है। तो आपको वॉल्यूम के साथ मीन फ्री पाथ का कुछ रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं वो थोड़ा दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपको बनाना था। ठीक है, देखिए कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है PV = nRT होता है। बट इनकेस कोई मोल के लिए बोला नहीं गया था तो ये आप क्या करें, और ऑप्शन में भी कुछ n के फॉर्म में नहीं था। तो क्या है कि तब क्या करें कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंसिडर करें। तो यहाँ से देखिए कि T/P तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि R/, दिस इज T/P = V/R। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो देखिए कि ये यहाँ पे जो T/P है ना, यहाँ पे जो T/P है, यहाँ पे आप
ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा देखिए। तो यहाँ पे जो आएगा कि लैम्डा इक्वल टू के ऑफ यहाँ पे भी आ गया वॉल्यूम और नीचे में √2 पाई ऑफ सिग्मा स्क्वायर और इसमें एक आर, ठीक है। आर का मतलब है रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया तो फिर आपको क्या करना था कि एक बार आर्गन के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार आर्गन के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। तो आर्गन के केस में क्या होगा, के ऑफ वॉल्यूम ऑफ आर्गन, ठीक है, और नीचे में क्या होगा √2 ऑफ पाई सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा किसका, कि आर्गन का, उसका सिग्मा मतलब डायमीटर, ठीक है। और जो है कि एक आर है, सॉरी दिस आर इक्वल टू एक्चुअली दिस इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो जो है कि आर, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में सेम होगा। तो देखिए कि लैम्डा ऑफ क्या, कि हीलियम, तो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है कि के ऑफ वी ऑफ हीलियम और नीचे में रहेगा कि √2 पाई ऑफ सिग्मा, सिग्मा जो है कि हीलियम का, तो उसका स्क्वायर ऑफ आर। तो देखिए कि ये दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ रहा है, दोनों को डिवाइड करने से आपको आ रहा है कि आर्गन मीन फ्री पाथ अंडर हीलियम जो आ रहा है वो देखिए कि वो इक्वल टू क्या होगा कि r√2 पाई, ये तो सेम ही है तो ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ क्या आएगा कि देखिए कि VA अंडर VH, ठीक है। और VH में जो मिल रहा है कि सिग्मा ऑफ H का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा सिग्मा ऑफ A का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा जो वैल्यू था वो पुट कर दीजिए। क्या था कि वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली क्या था कि आर्गन का वॉल्यूम क्या है, 2 गुना है हीलियम से, तो ये आप V मान लीजिए, तो ये क्या होगा 2V, सो दैट मीन्स 2, ठीक है, 2V अंडर V, तो दैट मीन्स V, दैट मीन्स 2, ओके। एंड सिग्मा जो है, सिग्मा क्या है कि बोला गया था कि 3.5 ऐसा कुछ, सॉरी 1.5 था। तो देखिए सिग्मा का मतलब है 2 ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम, ठीक है, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, ऐसे कर दीजिए, एक साथ ही लिख दीजिए 2 ऑफ रेडियस ऑफ आर्गन, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो देखिए तो ये वॉल्यूम से 2 मिल गया और रेडियस डायमीटर है तो इसलिए रेडियस मल्टीप्लाई ऑफ 2, तो 2 कट रहा है, तो आर इज अंडर आर ए। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि हीलियम का जो रेडियस है, आर्गन का रेडियस क्या है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 आर था, तो इसका क्या होगा स्क्वायर, तो आर कट जाएगा, तो क्या आ रहा है देखिए 2 अंडर 1.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा 0.888। आपको शायद इसमें जो पूछा गया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना था और राउंड अप करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ था। तो आपको राउंड अप करने के लिए बोले और 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो आपको रिजल्ट आएगा 0.89, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपको भी शायद ऐसे ही आया है कि 0.89 जो मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन था, आर्गन और हीलियम का रेशियो। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। क्या था प्रॉब्लम नंबर 7, देखिए एक सॉलिड से क्वेश्चन था। क्या था कि ड्रॉ द क्रिस्टल प्लेन 220। तो आपको 220 प्लेन का क्रिस्टल प्लेन को डिफाइन करने के लिए बोला गया था। ऑप्शन में कुछ प्लेन ड्रॉ भी था, कुछ ऑप्शन में जो आंसर जो होगा वो भी था और उसके साथ कुछ और भी प्लेन था, ठीक है। देखिए क्या था, तो आपको बोला गया है कि 220 प्लेन ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसा एक आप पहले क्यूब जो ऑप्शन में था एक मैंने ड्रॉ कर लिया। तो आपको पता है कि जब 220 प्लेन को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है तो आपको पहला काम क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको क्या करें कि रेसिप्रोकल करने पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आ गया 1/2, ये इसमें आ रहा है 1/2 और ये आ गया इनफाइनाइट। तो मतलब क्या है कि जेड एक्सिस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक्स आर एंड वाई एक्सिस में क्या है कि स्पेसिफिक उसका वैल्यू क्या आ रहा है, प्लेन में हाफ आ रहा है। तो आपको क्या करना था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या करें कि इस पॉइंट जो है इसको आप ओरिजिन मान के चलिए, ठीक है।
तो देखिए कि मैंने कंसिडर किया ये जो यूनिट सेल, एक सेल है कि एक यूनिट क्यूब है, तो x यहाँ पर क्या है कि 1, y यहाँ पर क्या है कि 1, z क्या है यहाँ पे 1। तो आपको बोला गया था कि x तक हाफ होगा, y में स्पेसिफिक क्या होगा हाफ, बट z में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x 1 कितना तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो सिमिलरली y ये क्या है कि y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है। मैंने ये यूनिट क्यूब कंसिडर किया, तो इसका जो हाफ होगा यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करना था कि 2 to 0 प्लेन ड्रॉ करना था। तो 2 to 0 के लिए क्या होगा, प्लेन देखिए कि ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए और यहाँ पे भी बढ़ा दीजिए, तो यहाँ से ऐड कर दीजिए। ये जो प्लेन हो रहा है थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपका आंसर ये आएगा, आया हुआ है तो ठीक है, बट नहीं तो आपको क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आंसर इसका आएगा। आपको डायरेक्शन चेंज कर लीजिए तो अलग है, बट ए एक्स ए वाई ए जेड कंसिडर करें तो जो प्लेन आ रहा है एक्चुअली क्या है कि ऐसे आएगा। एक्चुअली ये इनर क्यूब है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर में है, तो इनर क्यूब ही है। बट एक चीज़ ध्यान रखना था कि एक्स और वाई में स्पेसिफिक हाफ होता, जेड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो प्लेन कैसा होगा कि इसका ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यही आपका करेक्ट होगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 क्या था। प्रॉब्लम नंबर 8 था कि एक बोला गया था कि फाइंड द लैटिस कांस्टेंट ऑफ रिकॉग्नाइज कॉपर, ठीक है। तो बोला गया था फाइंड द लैटिस कांस्टेंट, ये भी सॉलिड से था। फाइंड द लैटिस कांस्टेंट, फाइंड द लैटिस कांस्टेंट ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ कॉपर, जहाँ पे बोला गया था कॉपर जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। फॉर कॉपर जो है क्या है कि फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ डाटा भी गिवन था। इफ रो जो था डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल ऑफ द क्रिस्टल, सो दैट इज 8.91 कुछ यूनिट में था डेंसिटी। और जो एवोगाड्रो नंबर वो तो आपको पता है 6.023 10⁻23, और एटॉमिक मास वो गिवन था कॉपर का, एटॉमिक जो मास वो गिवन था, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या था कि 63.36, इसमें भी यूनिट था। तो देखिए क्या करना था आपको, यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट पूछा गया था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार ऐसे एक क्वेश्चन आता है जैम में। तो लैटिस कांस्टेंट क्या होता है कि आपको पता है कि लैटिस कांस्टेंट और जो डेंसिटी में, क्रिस्टल डेंसिटी में जो रिलेशन होता है ए इक्वल टू एम एन अंडर रो ऑफ एन, एन जो होता है एवोगाड्रो नंबर, और जो स्मॉल एन है वो क्या है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे बोला गया है कि एफसीसी, तो एफसीसी का जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है पर यूनिट सेल में वो क्या होता है 4। यहाँ पे 4 यूज़ करना है छोटा एन के प्लेस में, तो 4 और मल्टीप्लाई एम, एम क्या होता है कि एटॉमिक मास जो यहाँ पे गिवन था 63.36, ऐसे करके। और रो जो भी वो भी गिवन था डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल, सॉरी दिस इज लैटिस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1/3 होल ओवर 1/3, ठीक है। तो इसके बाद जो रिलेशन होता है लैटिस कांस्टेंट ए इक्वल टू क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल के साथ जो रिलेशन होता है स्मॉल ए इक्वल टू एम एन अंडर रो एन होल ओवर 1/3। तो देखिए रो का वैल्यू जो है 8.91 और उसके साथ एवोगाड्रो नंबर 6.023 एंड 10⁻23, और इसका आपको कैलकुलेशन करना था कैलकुलेटर यूज़ करके कि 1/3। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो एक यूनिट में होगा, क्योंकि लैटिस कांस्टेंट एक क्या है, एक डिस्टेंस है, तो क्या होगा कुछ यूनिट और एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर को यूज़ करना था। तो ऐसे आपको सॉल्व मैंने पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट अप्रोच जो है क्या करना था। तो देखिए लैटिस पैरामीटर इक्वल टू एम एन अंडर रो एन ए होल्ड ओवर 1/3, इसको लगाना था। और एक चीज़ ध्यान में रखना था कि यहाँ पे बोला गया था कि एफसीसी क्रिस्टल, तो एफसीसी क्रिस्टल का जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो एन इक्वल टू 4 होता है, इसको भी लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि प्रॉब्लम नंबर जो है 9।
एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स जो था एक्चुअली 1 1 0 और एक 3/3 मैट्रिक्स था थर्ड ऑर्डर का कि 2 3 0 1 0 1। आपको यहाँ पे पूछा गया था कि ए इनवर्स मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत आसान है कि ए इनवर्स को निकलने के लिए आप दोनों तरीके से निकल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वो एडजॉइंट निकलने का जो प्रोसीड्यूर है कोफैक्टर जैसे करके कि पहला आप इसको मान के चले तो इसमें क्या होगा, ए और ए पार्ट अब करके आपको बनाना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 1 0 1 ऐसे करके। तो नेक्स्ट टाइम इसको आप क्या करें कि इसको आप अब कर दीजिए तो आपको आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 1 1 ऐसे करके आपको कोफैक्टर अब निकालना था एडजॉइंट कैलकुलेशन करने के लिए। तो सिर्फ फिर क्या करना था कि ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक तरीका है ए इनवर्स कैलकुलेट करने का, ये है मेथड नंबर 1। और भी एक मेथड था कि मेथड नंबर 2 वो जो होता है कि केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको क्या करना था केले-हैमिल्टन थ्योरम लगाने के लिए कि आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई भी मैट्रिक्स का जो होता है a माइनस ऑफ लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसको लगाना था। यहाँ से एक रिलेशन, यहाँ से एक इक्वेशन आता a के फॉर्म में, ठीक है, सॉरी इस लैम्डा के फॉर्म में। तो देन आपको क्या करना था कि यूज द केले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, केले-हैमिल्टन थ्योरम जो क्या होता है कि केले-हैमिल्टन थ्योरम होता है कि लैम्डा आइगन वैल्यू इक्वल टू ओ मैट्रिक्स के साथ इक्वल कर देते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आया था लैम्डा के फॉर्म में, उसमें आपको क्या करना था, लैम्डा के प्लेस में मैट्रिक्स को लिखना था। ठीक है, ए से लिखना था। ठीक है, तो फिर क्या होता कि उससे भी आपको आसानी से ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते थे, जो मैट्रिक्स था वही ए ही था शायद, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आया भी है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। क्या है देखिए, कुछ आपको बोला गया था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और एंड आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका ये दोनों क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है वो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था कि वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक्स से कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी में जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन ऐसा था कि करेक्ट रिलेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो जो ऑप्शन था एक्चुअली यहाँ पे बोला गया था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वो जो है बीटा और आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है कि के। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ था कि ऑप्शन जैसे था एक डेल बीटा अंडर डेल पी एट कॉन्स्टेंट ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल के अंडर डेल टी एट कॉन्स्टेंट ऑफ टी, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि डेल बीटा अंडर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल के अंडर डेल टी और एट कॉन्स्टेंट टी, एंड नेक्स्ट जो बाकी जो दो ऑप्शन है कि डेल बीटा अंडर डेल टी इक्वल टू क्या है एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल के अंडर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, और एक ऑप्शन था कि जो ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर डी जो था डेल बीटा अंडर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू क्या था कि डेल के अंडर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो आपका जो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट होता है उससे आपको आसानी से हो जाता। देखिए कि आपको बोला गया है कि बीटा जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो देखिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है बीटा इज नथिंग बट 1 अंडर वी डेल वी अंडर क्या होता है कि डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, यही होता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वॉल्यूम का चेंज टेम्परेचर चेंज होने से और प्रेशर कांस्टेंट रखने के समय। ठीक है, और 1 अंडर वी एक।
और जो है कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी बोला गया था, के जो है आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी वो क्या होता है कि -1/v ऑफ डेल वी अंडर डेल पी एट कांस्टेंट टी। वो क्या होता है कि डेल वी अंडर डेल पी एट कांस्टेंट टी। ये दोनों आपको लिखना था, जो एक्चुअली वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है और आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। तो ये दोनों लिखने से आपको देखिए कि यहाँ पे सिर्फ ये दोनों क्वांटिटी से डिफरेंशिएशन करिए, ऑप्शन टेस्ट करिए तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक माइनस है तो ये इसमें डिफरेंशिएशन करिए, इसमें भी डिफरेंशिएशन करिए, तो ये माइनस को आपको दोनों को इक्वल करना है। तो क्या है कि ऑप्शन ए और सी में इस दोनों से एक होगा। ठीक है, बट जो एक्चुअली आपका जो प्रॉपर्टी होता है कि स्टेट फंक्शन का, वहाँ से आप कैलकुलेट करिए तो इसका जो आंसर आएगा मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, एक थोड़ा आप कर लीजिए कि डेल बीटा के डिफरेंशिएशन करिए पी से एट कांस्टेंट टी रख के, और के को डिफरेंशिएशन करिए कि टी से और पी कांस्टेंट रख के, तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू इससे इक्वल होगा। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इसलिए यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मूला में रहता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए, तो ये नेगेटिव और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, और भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे। जितने सारे प्रॉब्लम मेरे पास आया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम याद है और आपको कोई सॉल्यूशन कुछ प्रॉब्लम का चाहिए तो आप भेज दीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि सारे प्रॉब्लम करने का नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, पार्ट 2 लेक्चर में। तो देखिए कि अभी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है। देखिए एक ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी से एक क्वेश्चन था कि गिवन था एक फेस वेलोसिटी एक गिवन था, जो क्या था कि c ऑफ साइन ऑफ के डी अंडर 2 डिवाइडेड के डी अंडर 2, और क्या था कि आपको बोला गया था एक किसके लिए है कि फेस वेलोसिटी जो है एक्चुअली फॉर वन डायमेंशनल एक क्रिस्टल के लिए, एक क्रिस्टल में जो फेस वेलोसिटी हो रहा है वो क्या है कि Vp इक्वल टू ऐसा। तो आपको बोला गया था कि द वैल्यू ऑफ Vg क्या होगा, द वैल्यू ऑफ Vg। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये MCQ था तो ऑप्शन कुछ था, बट वो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, वो याद भी नहीं है स्टूडेंट को। तो देखिए इसको क्या करना था, आपको ग्रुप वेलोसिटी पूछा गया था। तो मैंने पहले भी बोला है कि ग्रुप वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है फेज वेलोसिटी से, क्या होता है कि ग्रुप वेलोसिटी, इसमें सिर्फ एक रिलेशन आपको लगना था। देखिए क्या है कि ग्रुप वेलोसिटी जो होता है फेज वेलोसिटी में दो रिलेशन आता है कि फेज वेलोसिटी माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ डी वी पी अंडर डी लैम्डा। जब ये फेज वेलोसिटी लैम्डा के फॉर्म में रहता तो तब आप लोग ये रिलेशन यूज़ करते थे। ठीक है, और एक रिलेशन भी था कि के के साथ के फॉर्म में रहेगा फेज वेलोसिटी तो क्या होगा। तो ये तब लगाते कि जब ये फेज वेलोसिटी लैम्डा के फॉर्म में रहता तो उसी टाइम डिफरेंशिएशन करते डी वी पी अंडर डी लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई करते और वी पी जो था वो कैलकुलेट करने से आ जाता वीजी। बट यहाँ पे वीजी कैलकुलेट करना है, बट वीपी जो है के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या करना था कि और एक जो रिलेशन होता है कि Vg इक्वल टू Vp प्लस के ऑफ डी ऑफ Vp अंडर डी के। ठीक है, के साथ जो रिलेशन आता है तो वो यही होता है, ये प्लस हो जाता है और लैम्डा के प्लेस में के, और ये जो डिफरेंशिएशन भी होता है वो भी के से होता है। यहाँ पे जैसे लैम्डा में हो रहा है यहाँ पे के से। तो देखिए यहाँ पे ये रिलेशन लगाना था, यही रिलेशन लगा देते तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जो आंसर आपका था वो कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी पूछा गया है तो रिलेशन क्या होता कि लगाना था कि Vp प्लस के ऑफ डी वी पी अंडर डी के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर क्या है कि 12। तो एक क्वेश्चन था कि कुछ
क्या है कि फार्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहा है, एमबी स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहा है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहा है। तो आपको बताना था कि जो पेशर है 3 गैस के लिए, एमबी और फार्मी-डिराक और बोस-आइंस्टाइन 3 गैस सिस्टम के लिए, तो आपको बताना था कि पेशर किस में ज़्यादा होगा या आपका पेशर सेम होगा कि नहीं। देखिए मैं थोड़ा क्वेश्चन तो पूरा नहीं मिला है, बट ऐसा क्वेश्चन था कि आपके पास जो पेशर का रिलेशन होगा एफ डी और पेशर का जो वैल्यू होगा, पेशर फॉर एफ डी फार्मी-डिराक, पेशर फॉर एम बी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, पेशर फॉर बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। तो ऐसा 3 केस होता है स्टैटिस्टिक्स में, आपको शायद पता भी है कि बोस-आइंस्टाइन, फार्मी-डिराक एंड एम बी, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि जब पेशर होगा 3 सिस्टम के लिए, तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है पेशर के रिलेशन में। एक ऑप्शन ऐसा था कि फार्मी-डिराक जो गैस है जिसने क्या है बोला गया था कि पेशर का वैल्यू उसमें ज़्यादा होगा, और एक और बाकी जो ऑप्शन था देखिए क्या था कि पेशर ऑफ एफ डी, ठीक है, वो क्या होगा एम बी, सारे 3 केस के लिए क्या होगा, 3 सिस्टम के लिए और 3 स्टैटिस्टिक्स के लिए पेशर क्या होगा कि एक ही होगा, ठीक है। और एक ऑप्शन था कि पेशर फॉर बोस-आइंस्टाइन ज़्यादा होगा पेशर फॉर एफ डी, ठीक है, और क्या था कि पेशर फॉर एम बी, और क्या था कि ऑप्शन डी में कि पेशर फॉर एम बी और पेशर फॉर बी ई एंड पेशर फॉर एफ डी। तो ऐसे करके पेशर में जो रिलेशन सही होगा वो बताने के लिए बोला गया था कि ये 4 ऑप्शन ऐसे था। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैं ये क्लास में भी करवाया था, क्लास नोट में आपके पास अभी तक भी है, तो देख लीजिए थोड़ा। इसमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए था कि पेशर किस में ज़्यादा होगा। देखिए कि पहला है कि फार्मी-डिराक को ले लेते हैं। तो फार्मी-डिराक जो होता है वो एक्चुअली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड करने का मतलब है कि एक ही स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल रहेगा, ठीक है। एक स्टेट में क्या होगा कि एक पार्टिकल रहेगा। तो इसलिए फार्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखिए कि पार्टिकल क्या है कि एक स्टेट में एक ही रहेगा। तो इसलिए आपका फार्मी-डिराक गैस के लिए और फार्मियन के लिए क्या होगा कि पेशर जो है वो ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, फार्मी-डिराक के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड होता है, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड का मतलब कि एक ही स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रहता है, तो इसलिए इसका पेशर सबसे ज़्यादा होगा। फिर आइए कि बोस-आइंस्टाइन, तो आपने पढ़ भी रखा था कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है, और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का एक जो केस है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं मानता है। तो इसलिए क्या है कि एक ही स्टेट में सारे पार्टिकल रह सकता है। तो इसका मतलब है कि बोस-आइंस्टाइन में जो पेशर आएगा वो सबसे कम आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट में ऑल पार्टिकल रह सकता है और यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी होल्ड नहीं करता। बट इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या होगा कि पेशर बोस-आइंस्टाइन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, और ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल एम बी पे रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा और स्पेसिफिक कोई स्टेट में रहेगा, रह भी सकता है, बट अलग स्टेट में भी रह सकता है। बट इन केस ऑफ द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक ही स्टेट में ऑल पार्टिकल रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए कि सबसे जो पेशर ज़्यादा आएगा वो एफ डी के लिए, फिर क्या होगा उससे थोड़ा कम आएगा किसके लिए कि एम बी के लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, और सबसे कम आएगा बोस-आइंस्टाइन के लिए, क्योंकि ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है कि एक ही स्टेट में सारे पार्टिकल रह सकता है, ठीक है, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, फार्मी-डिराक के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि फार्मी-डिराक का पेशर सबसे ज़्यादा होगा, एम बी का उससे कम होगा, और एम बी से कम होगा बोस-आइंस्टाइन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक था कि एक वेक्टर से एक प्रॉब्लम था, क्या था देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 13 है हमारा। तो क्या है कि व्हिच इज नॉन जीरो कर्ल, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, इतना आसान था, 1 नंबर का,
व्हिच इज नॉन जीरो कॉल। तो कुछ आपके पास कुछ वेक्टर और कुछ आपके पास क्या था कि कुछ वेक्टर गिवन था, तो वो तो ऑप्शन में जैसे था वो मेरे को भी मिला नहीं, तो कुछ ऑप्शन था ऐसे, आप मान के चलिए कि एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर ऐसा कुछ था। तो नॉन जीरो कॉल व्हिच इज नॉन जीरो कॉल, ठीक है। तो कॉल किसका होता है, कॉल देखिए किसका होता है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी का कॉल ऐसे लिखा जाता है कि कॉल ऑफ ए, ठीक है। तो आपको क्या करना था, जो ये ऑप्शन था ना, तो उसमें सारे ऑप्शन को चेक करना था। तो फिर क्या होता कि नॉन जीरो कॉल का मतलब है, तो कॉल ऑफ ए आप टेस्ट करिए, तो नॉन जीरो मतलब है इसका वैल्यू जीरो नहीं आता है, आ रहा है, ठीक है। कॉल का मतलब होता है कॉल ऑफ ए यही होता है, तो वो जीरो 3 ऑप्शन में आएगा, एक में नहीं आएगा, तो वही पूछा गया था शायद। तो ये भी थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए क्या था क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था, बट ऑप्शन जो है वो मेरे को नहीं मिला कि व्हिच इज नॉन जीरो कॉल। तो क्या होगा कि आपको क्या करना था कि कॉल ऑफ ए कैलकुलेट करना था, उसमें एक ऑप्शन शायद नॉन जीरो होता, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 14। क्या था कि एक आपके पास एक सर्किट गिवन था। जो सर्किट कैसे था देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं वो भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे था कि एक ऐसा करके एक और गेट था पहले, और यहाँ पे बोला गया था शायद ये कुछ डाटा है, और इसमें क्या है देखिए थोड़ा सा, और एक यहाँ पे एक इनपुट है। तो फिर क्या था, एक और गेट से यहाँ पे एक इसके साथ और एक और गेट था, और यहाँ से ये जो वैल्यू था, यहाँ से मैं थोड़ा चेक करके बोल रहा हूँ कि दोनों स्टूडेंट दोनों ग्राफ भेजा है। हाँ देखिए, शायद यही सही है। तो देखिए क्या है कि यहाँ से एक लेके यहाँ पे एक एंड गेट था, ठीक है। तो जो क्या है कि ऐसे करके एक एंड गेट था, और क्या था इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है कि एक यहाँ पे जा रहा है, और एक यहाँ से आके, और यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा था वो दोनों मिलके एक और एक एंड गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो और गेट था वहाँ का आउटपुट और एक और गेट से जुड़ा हुआ है, और इसका जो आउटपुट इस और गेट से जुड़ा हुआ है, और इसका जो रिज़ल्ट है, और
इससे जो रिजल्ट आ रहा है इसमें एक क्या था और एक एंड गेट था, मतलब 3 और गेट और 3 एंड गेट था। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो x, यहाँ पे जो आउटपुट है वो y। आपको पूछा गया था कि a आपके पास a है, a इनपुट जो है एक्चुअली b है। तो आपको पूछा गया था कि a और b आप क्या करें, a और b आपके 1 और 0 होगा, मतलब इनपुट में a और b जो है वो 1 एंड 0 होगा, तो आउटपुट में एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये बहुत आसान था, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेंगे। तो बुलियन जो क्या होता है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया था कि ए बी जब आपका ए बी का वैल्यू जो 1 0 जब हो रहा है तो आपको बताना था कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा आउटपुट। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं हम लोग। तो 0 आ रहा है तो इसमें 1 आ रहा है, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 और ए 1 आ रहा है। तो 0 1 मिलके क्या होगा और गेट, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ए 0 आ रहा है, ए 1 आ रहा है, तो आउटपुट क्या होगा एंड गेट, तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए कि यहाँ पे तो ये 1 आ रहा था, ए भी 1 है और ए 0 है और यहाँ पे जो जा रहा है वो 0 है, तो और गेट है, तो और गेट का मतलब ये 1 होगा, एंड गेट है तो इसका मतलब 0 होगा। ठीक है, देखिए OR गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है कि a प्लस बी, बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी, और एंड गेट का क्या होता है a ऑफ b। ठीक है, a एंड b। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है कि यहाँ पे 1, ठीक है, तो a 1 है तो मतलब इसमें भी ये जो वैल्यू है 1, और ये 0 है तो ये 0 है, मतलब ये भी 0 है, तो 1 0 तो मिलके क्या होगा कि 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो फिर इसका वैल्यू 1, और देखिए इसमें क्या आ रहा है 0। तो आपका जो रिजल्ट होगा कि 1 0 ए बी जो इनपुट है उसमें देने से आपका उसी टाइम जो एक्स वाई आएगा वो क्या होगा कि 1 0, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्स वाई क्या होगा कि 1 0। चलिए ये बहुत आसान था। ऐसे शायद सर्किट ऐसे ही था, 3 और गेट 3 एंड गेट सॉरी दिस इज 3 एंड गेट, और पूछा गया था ए बी में स्पेसिफिक एक इनपुट दे रहा है कि 1 0, तो एक्स वाई क्या होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। क्या है, एक आपके पास एक सर्किट गिवन था, एक डायोड था, सिलिकॉन डायोड था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो था 10 ओहम, और यहाँ पे एक डायोड था जो क्या था ऐसे था रिवर्स पास में। ठीक है, और इसमें एक बैटरी लगा हुआ था कि जो है 5 वोल्ट। आपको पूछा गया था ये बैटरी का जो वैल्यू है 5 वोल्ट, ये जो रेजिस्टेंस था ये है 5 ओहम, इसका 10, और आपको क्या था कि क्वेश्चन जो पूछा गया था करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू द बैटरी के से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि ये जो डायोड है ये क्या है कि ये एक्चुअली सिलिकॉन डायोड है, तो इसमें थोड़ा देखिए कि ये रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली रिवर्स बायस में है, तो जो जब रिवर्स बायस में रहेगा तो करंट तो यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स बायस का मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्या होगा कि ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करने से इक्विवेलेंट जो सर्किट आ जाएगा, ये इस पे करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि ये ब्रेकडाउन मतलब रिवर्स बायस में है, सॉरी रिवर्स बायस में होने से इसमें इस डायोड में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो सर्किट जो अभी हो गया कि देखिए ऐसा करके, और जो बैटरी है तो वो 5 वोल्ट ऐसा है, एक रेजिस्टेंस था कि 10 ओहम। तो और क्या है कि ये जो डायोड है एक सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड के लिए क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है कि 0.7, ठीक है 0.7 सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो देखिए तो आपको क्या करना था, फिर आपको पूछा गया था इस जो बैटरी है 5 वोल्ट जो बैटरी लगा हुआ था इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्किट अभी ये बन गया है,
तो आपको क्या करना था, अप्लाई KVL लगा दीजिए, यहाँ पे KVL लगा दीजिए। तो KVL लगाने से आपको जो रिजल्ट वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि -5 प्लस क्या है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, और प्लस क्या है कि 10 रेजिस्टेंस और उसके साथ एक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो I कंसिडर करें तो इक्वल टू क्या कि 0। अप्लाई KVL कर दीजिए। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, I का वैल्यू क्या आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिए। तो I का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे आएगा कि 4.3, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 4.3 शायद, डिवाइडेड बाई हाँ ठीक है 4.3 अंडर 10, सो दैट मीन्स 0.43 एम्पियर, ठीक है। तो जो करंट पास करेगा वो क्या है 0.43 एम्पियर, ठीक है। चलिए सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वही आपको यहाँ पे लगाना था, और ये आपको देखना था ये एक रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 16 जो है, देखिए एक fx दे रखा था, fx x²। तो इसमें रीजियन जो था, लिमिट जो था कि -π से π तक आपको पूछा गया था कि जो fx होगा, फूरियर सीरीज पूछा गया था, तो fx क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे fx इक्वल टू x², दैट मीन्स एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। तो आपको पहले क्या करना था कि इवन फंक्शन के लिए bn क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो आप पहले लगा दीजिए, कंसेप्ट जो था इवन फंक्शन के लिए फूरियर जो कोएफिशिएंट होता है bn वो क्या होता है कि 0 होता है। तो देन देखिए कि आपके पास a0 क्या होता है, a0 इवन फंक्शन के लिए जो होता है कि a0 जो कोएफिशिएंट कि 2 अंडर पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π ऐसे करिए, और fx का वैल्यू क्या है कि x² ऑफ dx ये हो जाएगा। लिमिट थोड़ा सा चेंज कर लिया कि इवन फंक्शन के लिए 0 to π हो गया, -π से π तक था, तो इसको कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा 2π⁴ अंडर 3 ऐसा कुछ आएगा। और an जो होगा कि an का जो फॉर्म होता है कि 2 अंडर पाई ऑफ 0 to π ऑफ, यहाँ पे क्या आता है कि फंक्शन fx और उसके साथ cos ऑफ nx, ठीक है, cos ऑफ nx और उसके साथ dx। ऐसे कैलकुलेट करने से जो कॉस ऐसे फॉर्म में जो रिजल्ट आता है कि देखिए मैं थोड़ा सा ये जैसे आएगा वो लिख रहा हूँ कि 4(-1) अंडर ऑफ n² ऐसे आ जाता है। तो देखिए फिर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके। तो जो सीरीज होगा इसका, तो ये आप लिख सकते हैं कि आपका fx जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे कि bn तो 0 हो गया, तो साइन वाला पार्ट कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा a0 अंडर 2 होता है, तो मतलब π⁴ अंडर 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। a0 का वैल्यू है 2π⁴ अंडर 3, सो यहाँ पे a0 अंडर 2 होता है, सो π⁴ अंडर 3। और उसके साथ देखिए कि ये इस पर थोड़ा सा ये क्या करें कि इसको थोड़ा सा एक्सपांसन कर दीजिए। पहले तो ये समेशन में आएगा, तो फिर इसमें आप क्या करें कि उसको एक्सपेंड करने से n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करने से जो रिजल्ट आएगा 4 ऑफ cos ऑफ x अंडर 1 माइनस ऑफ cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, ओके, 2² ये 1² ऐसे आता है। तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, cos ऑफ आपके पास cos ऑफ आएगा cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3², नेक्स्ट माइनस ऑफ cos ऑफ 4x अंडर 4², ऐसे चलता रहेगा। तो यही ऑप्शन में शायद था कि 5⁴ अंडर 3 माइनस 4 ऑफ cos ऑफ x माइनस cos of 2x under 2² plus 3 cos of 3x under 3² and then also similar behavior and so on, ठीक है। तो ये शायद बहुत आसान था, फूरियर सीरीज में एक प्रॉब्लम पूछा गया था। चलिए तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्रॉब्लम नंबर 17 देख लीजिए क्या था। प्रॉब्लम नंबर 17 तो क्या है कि आपको बोला गया था कि r⁻⁻ एंड θ⁻ जो होता है, ठीक है, उसका आपको क्या बोला गया था, ये दोनों का
जो एक्स कंपोनेंट आएगा उसका साम क्या होगा। तो आपको पूछा गया था साम ऑफ एक्स कंपोनेंट, दिस टू क्वांटिटी सम ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो ये दो जो टर्म है आर डॉट थीटा डॉट, इसका क्या पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट में साम क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्या करना था आपको, देखिए कि आपको पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रखा था कि आर कैप क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप क्या होता है कि cos थीटा ऑफ आई कैप प्लस साइन थीटा ऑफ जे कैप। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देख लीजिए थोड़ा सा। तो आपको क्या करना था कि ये होता है आर कैप और थीटा कैप क्या होता है, थीटा कैप होता है माइनस ऑफ साइन थीटा और उसके साथ आई कैप प्लस क्या होता है कि cos थीटा ऑफ जे कैप। ठीक है, तो आपको क्या करना था कि आर कैप का डॉट और फिर क्या करना था कि थीटा कैप का डॉट। देखिए आर कैप डॉट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा कि माइनस ऑफ साइन थीटा, उसके साथ एक थीटा डॉट आएगा शायद, हाँ थीटा डॉट भी एक आएगा, थीटा डॉट, और उसमें क्या आएगा कि आई कैप जैसे था रहेगा। तो फिर क्या होगा कि cos थीटा ऑफ थीटा डॉट, उसमें क्या है कि जे कैप, साथ में जे कैप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट थीटा कैप डॉट क्या आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो इसमें क्या होगा कि माइनस ऑफ cos थीटा ऑफ थीटा डॉट। ठीक है, माइनस ऑफ cos थीटा ऑफ थीटा डॉट और आई कैप, और उसमें क्या है कि प्लस, ये क्या होगा कि प्लस नहीं, माइनस ऑफ साइन थीटा ऑफ थीटा डॉट और उसके साथ जे कैप। तो आपको पूछा गया है कि देखिए कि आर कैप डॉट और एंड थीटा कैप डॉट, ये दोनों में जो एक्स कंपोनेंट है उसका साम क्या होगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, यही है। ठीक है, यही तो है एक्स कंपोनेंट, तो इसका साम करने से रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए इसमें एक्स कंपोनेंट जो आ रहा है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ दोनों का साम करने से जो आएगा, देखिए क्या है कि माइनस एक कॉमन लीजिए और एक माइनस ऑफ थीटा डॉट कॉमन लीजिए। ठीक है, तो क्या है देखिए कि साइन थीटा प्लस क्या है कि cos थीटा। तो ए ऑप्शन नहीं था, ये क्या था कि एक स्पेसिफिक थीटा गिवन था प्रॉब्लम में जो एक्चुअली 215 डिग्री, और एक थीटा डॉट गिवन था, थीटा डॉट का जो वैल्यू था एक्चुअली क्या था कि 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये डाटा जो है थीटा और थीटा डॉट ये गिवन था, इसको आप कैलकुलेटर में यूज़ कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने था, मतलब इसको थोड़ा सा ये रिजल्ट बना के इसमें आपको साइन थीटा साइन 215 डिग्री, हाँ डिजिटल कैलकुलेटर से आपको यूटिलाइज करना था, तो फिर आपका रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिए। ठीक है, जो बाकी जो ये जो कैलकुलेशन है आप थोड़ा सा कर लीजिए। तो प्रोसीड्यूर जो है देखिए कि आर कैप डॉट एंड थीटा कैप डॉट, इसका सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो पहले आपको जो याद रखना था कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप और थीटा कैप क्या होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18। और एक क्वेश्चन था वो भी बहुत आसान था कि गिवन था y इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। आपको पूछा गया था कि रिलेशन बिटवीन फाइंड रिलेशन बिटवीन dy अंडर dt एंड dy अंडर dx, ये रिलेशन पूछा गया था। तो ये भी कर सकते थे, ये इतना टफ नहीं है। तो देखिए थोड़ा डेरिवेटिव भी करना था और कुछ नहीं है। तो देखिए y ये गिवन है, तो आपको पहला क्या करना है कि dy अंडर dt कर लीजिए। तो यहाँ पे जो मिल रहा है देखिए माइनस ओमेगा a ऑफ कॉस आ जाएगा ये। ठीक है, कॉस ऑफ क्या होगा kx माइनस ओमेगा टी, ये निकल के आ गया। और एक बार करिए कि dy अंडर dx कर लीजिए। क्या है कि dy अंडर dt एंड dy अंडर dx में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले dy अंडर dt कर लीजिए और dy अंडर dx कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि a k और इस साइन वाला पार्ट क्या होगा cos kx माइनस ओमेगा टी। तो फिर क्या करें, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ रहा है देखिए कि dy अंडर dt अंडर dy अंडर dx। तो देखिए क्या आ रहा है, कॉस तो
चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, और एक क्या है कि सिर्फ बचा हुआ है ओमेगा अंडर के। अच्छा देखिए, ओमेगा अंडर के का मतलब क्या होता है कि फेज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी होता है, तो दैट मीन्स माइनस ऑफ v। तो आपका रिलेशन क्या आ गया कि dy अंडर dt जो होगा इक्वल टू क्या होगा कि माइनस ऑफ v ऑफ dy अंडर dx। तो यही ऑप्शन था, रिलेशन बिटवीन द dy अंडर dt एंड dy अंडर dx। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है। ओमेगा अंडर के वो क्या होता है कि वेलोसिटी होता है, फेज वेलोसिटी, तो भी से रिप्रेजेंट किया गया था ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 19। क्या था कि ग्राफ, एक फंक्शन का ग्राफ पूछा गया था कि कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला क्या है कि मॉड फंक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो मॉड फंक्शन का आप देख लीजिए क्या होता है ग्राफ। सबको पता है कि मॉड फंक्शन का जो मीनिंग होता है एक्चुअली क्या होता है कि x और माइनस एक्स दोनों वैल्यू होता है, ठीक है। मॉड x का वैल्यू का मीन्स होता है x भी हो सकता है माइनस एक्स भी होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रीजन में होता है कि x जब पॉजिटिव होता है और x जब नेगेटिव होता है तब ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक लिनियरली होता है, तो इसलिए मॉड x का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है। आपने ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कि फिर क्या बोला गया है कि मॉड x, एक्चुअली तो पूछा गया है कि मॉड x माइनस 1, तो मॉड x माइनस 1 इसका अगले कैलकुलेशन करिए तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जो मॉड x माइनस 1 हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, देखिए ये पहला y था, तो y इक्वल टू mx जैसा था, तो इसलिए ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दो वैल्यू होता है, इसलिए क्या होगा कि एक बार यहाँ तक होगा और एक बार यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसलिए मॉड फंक्शन का वैल्यू ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो मॉड x माइनस 1 है अभी, तो क्या है कि मैं इसको लिखा हूँ कि ये y1 ये y2, तो क्या होगा देखिए भाई यहाँ पे ये कैसे फॉर्म बना रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बराबर बना रहा है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये माइनस 1 हो रहा है, मतलब वो क्या होगा कि शिफ्ट कर रहा है, ग्राफ क्या है कि शिफ्ट कर रहा है। देखिए क्या है कि ये जो यहाँ पे मिल रहा था वो ना हो के क्या है कि ये जो y वाला टर्म है वो माइनस 1 में चला गया, तो क्या है ये शिफ्ट करके ये जो ग्राफ क्या होगा नीचे में चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ सही है, मॉड x का ग्राफ जैसा है मॉड x माइनस 1 सही है, बट थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ठीक है। ये माइनस 1 पॉइंट लीजिए तो क्या होगा ऐसा होगा। बट आपको पूछा गया था कि मॉड फंक्शन का क्या होगा, ये जो y2 मिला मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका मॉड वैल्यू क्या होगा। तो इसका मॉड वैल्यू होगा तो क्या होगा देखिए, ये जो टर्म है, ये जो नेगेटिव रीजन में जो ये जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा मिरर इमेज के जैसा, शिफ्ट होके क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा, देखिए जहाँ पे ये कट कर रहा था x एक्सिस पे मॉड x माइनस 1, वहीं पे क्या होगा, वहीं पे रिजल्ट वहाँ से 0 तक क्या होगा बढ़ेगा। तो ये एक क्या होगा W शेप वाला केस होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मॉड x माइनस 1 का मॉड वैल्यू ये क्या होगा कि W शेप वाला जो ऑप्शन था वही होगा, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20। क्या है देखिए कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है, आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का t0 कंसिडर करें कि t0 इक्वल टू होता है √L/g। तो वो जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है कि एक्सेलरेटेड कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने से एक्सेलरेटेड जो पार्ट है वो क्या होगा इफेक्टेड हो जाएगा। तो जो हो रहा है वो उसने गिवन करके रखा था कि क्या हो रहा है कि g से वो क्या हो रहा है कि 0.2 g हो रहा है, इफेक्टिव जो हो रहा है g एक्सेलरेटर होने के
समय, तो जी इफेक्टिव जो मिल रहा है जी प्लस 0.2 जी। तो आपको देखिए कि ये सिंपल एक पेंडुलम का है, तो वही पेंडुलम जब एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर इफेक्टिव जो जी आ रहा है तो ऐसे आ रहा है। तो आपको बताना था कि ये तो इसी टाइम क्या होगा, उस पेंडुलम का एक टाइम पीरियड में चेंज आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंडेंसी होता है जी पे। तो क्या होगा इसमें आप कंसिडर करें कि न्यू टाइम पीरियड T1 या T प्राइम कंसिडर करें, T कंसिडर करें तो क्या होगा, T प्राइम करिए, तो T प्राइम करिए तो क्या होगा, T प्राइम में क्या होगा कि 2 पाई, फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एल अंडर जी, बट अभी जी ना होके जी इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, जी इफेक्टिव होगा। क्योंकि देखिए ये तो सिंपल पेंडुलम के लिए है, ये भी एक सिंपल पेंडुलम है बट वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने के समय जो जी इफेक्टिव बना रहा है वो जी से और भी कुछ टर्म ऐड कर रहा है, तो वही आपको लगाना है। तो देखिए क्या होगा कि 2 पाई ऑफ रूट अंडर एल ऑफ क्या है कि जी प्लस 0.2 ऑफ जी, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करने बोला गया था कि देखिए कि आपको बोला गया था कि ये जो टी नॉट अंडर टी प्राइम है वो क्या होगा, रेशियो इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रेशियो क्या होगा, तो टी नॉट क्या है कि 2 पाई रूट अंडर एल अंडर जी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 2 पाई रूट अंडर एल और यहाँ पे जी का मान लीजिए, तो क्या होगा कि 1 प्लस 0.2 मतलब 1.2, ठीक है। तो क्या होगा 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, रूट अंडर एल भी कैंसिल आउट हो रहा है, जी भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा हुआ है, तो सिर्फ बचेगा क्या कि रूट अंडर ऑफ 1.2। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते थे, तो आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, और भी एक पेंडुलम से और भी एक प्रॉब्लम था सिंपल पेंडुलम से, जो है कि प्रॉब्लम नंबर 21, ठीक है। तो क्या था प्रॉब्लम कि फाइंड आउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेशियो। तो क्या था कि एक रॉड था, तो वहाँ पे आपको निकालना था कि वो जो ऑसिलेटेड कर रहा है तो एल अंडर 2 पे तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मेरे को ठीक से मिला नहीं, बट इसमें मेरे को लग रहा है जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉड के लिए, देखिए रॉड के लिए क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि एम एल स्क्वायर अंडर 3, रॉड का लेंथ एल होगा, ठीक है। मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। ठीक है, देखिए कि एम एल स्क्वायर अंडर 3 होता है कि तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड होगा रूट अंडर 2 पाई ऑफ क्या होता है कि रूट अंडर एल बाई जी। बट आपको जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी टाइम क्या होता है कि आई अंडर ऑफ एम जी, और एल क्या है अभी एल अंडर 2, एल अंडर 2 पे एल डिवाइड बाई 2 पे क्या है एक पेंडुलम से एक रॉड को क्या है कि वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो थोड़ा सा चेक करिए और कमेंट में बताइए क्या था एक्चुअली। तो फिर देखिए कि क्या होगा, इसमें टाइम पीरियड ए हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, एक्चुअली सिंपल पेंडुलम का जो होता है टाइम पीरियड वो है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो वहाँ से आप ओमेगा कैलकुलेट करेंगे फॉर सिंपल पेंडुलम, फॉर सिंपल पेंडुलम क्या होगा कि ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर सिर्फ जी बाई एल होगा। बट इन केस जब एक रॉड को क्या है कि पेंडुलम से ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा आई अंडर एम जी एल, एल क्या है कि एल अंडर 2 पे वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, उस डिस्टेंस पे। तो देखिए कि अभी क्या होगा, तो फिर यहाँ से आपको ओमेगा प्राइम मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये रॉड लगाने से रॉड के केस में जो टाइम पीरियड मिल रहा है तो वो यही होता है कि आई अंडर एम जी, ओके, एम जी, और एल जो है एक्चुअली यहाँ पे एल बाई 2 है। सो ओमेगा प्राइम क्या होगा 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि एम जी ऑफ
एल अंडर 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा कि आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो आएगा रूट अंडर ऑफ एम जी ऑफ एल अंडर 2 और आई जो है क्या है कि एम एल स्क्वायर अंडर 3। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करने से जो ओमेगा आ रहा है, जो न्यू ओमेगा आ रहा है तो क्या है कि 2L 3G अंडर 2L। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा क्या था कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होगा और एक पेंडुलम के लिए एक रॉड को L/2 पे वो ऑसिलेट कर रहा है, तो आपको बताना था कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में से जो डिफरेंस आएगा, आपको बोला गया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। तो ठीक है, तो एक बार आपने ये जो केस सिस्टम था उसमें कैलकुलेट कर लिया और एक जो जनरल होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर ए सिंपल पेंडुलम उसके लिए कैलकुलेट कर लिया। तो आपको कैलकुलेट करना था कि ओमेगा प्राइम अंडर ओमेगा क्या होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, तो रूट अंडर जी अंडर एल दोनों पे है, बट ये जो रिजल्ट है कि रूट अंडर 3/2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा रूट अंडर 3/2। देखिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक आपका जो था ऑप-एम्प से था, प्रॉब्लम नंबर 22। क्या था, देखिए कि एक ऑप-एम्प यहाँ पे था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था जो R था और यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस था जो वो भी R था। और क्या है कि आपको बोला गया था कि ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे ये V2 और यहाँ पे एक वोल्टेज है V1 जो और एक रेजिस्टेंस से लगा हुआ था, वो क्या है कि और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था ये R1 और इसको बोला गया था कि ये R2 और इसमें जो एक ग्राउंड कर रखा था। तो आपको बताना था कि ये जो V0 है, V0 जो होगा, देखिए V0 क्या होगा, तो V0 तो आपका V1 माइनस V1 इससे मिलेगा। ठीक है, आपको पूछा गया था ये जो R1 और R2 है इस ऑप-एम्प पे, आपको बताना था कि ये R1 अंडर R2 का वैल्यू क्या होगा, R1 अंडर R2 का जो रेजिस्टेंस जो दो है उसका रेशियो क्या होगा, यही पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो नोडल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है, वर्चुअल ग्राउंड वाला। तो इस पॉइंट को आप पहले कंसिडर करें कि ए पॉइंट है। ठीक है, इसमें आप पहले क्या करें कि वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। तो आपको क्या होगा कि VA जो आ रहा है, देखिए VA क्या आ रहा है कि V1 ऑफ R2 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा कि R1 प्लस R2 आ रहा है। ठीक है, और क्या है कि नोडल पॉइंट जो कंसेप्ट है, तो नोडल पॉइंट में क्या रहेगा कि नोडल पॉइंट के लिए तो आपका जो आ रहा है, देखिए कि नोडल पॉइंट इस पॉइंट पे कंसिडर करें तो क्या होगा, इस पॉइंट पे कंसिडर करें तो क्या आ रहा है कि V2 माइनस VA। ठीक है, तो V2 माइनस ऑफ VA डिवाइडेड V2 अंडर VA डिवाइडेड बाई R, सो दैट इज इक्वल टू VA माइनस ऑफ V0 डिवाइडेड बाई R। तो दोनों जो करंट है तो सेम होगा नोडल पॉइंट पे, ये जो डिफरेंस डिवाइड माइनस ऑफ दिस सेम होगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको कैलकुलेट करने से जो मिल रहा है देख लीजिए थोड़ा सा कि V0 इक्वल टू आएगा 2 ऑफ VA माइनस ऑफ V2 और V0 तो फिर क्या होगा, तो इक्वल टू देखिए कि 2 ऑफ VA का मतलब है V1 ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस आपका R2 और वहाँ से माइनस ऑफ V2। ठीक है, माइनस ऑफ V2 और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से आपका जो रिजल्ट आएगा, देखिए वहाँ पे जो आएगा कि देखिए V0 इक्वल टू और क्या है कि V0 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि V1 माइनस V2 क्या आ रहा है कि V1 माइनस V2 इक्वल टू जो आ रहा है, इक्वल टू जो आ रहा है 2 ऑफ V1 R2 अंडर R1 प्लस R2 और उसके बाद माइनस ऑफ V2। तो V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 तो चला गया। अभी आपको जो मिल रहा है देखिए कि 2 ऑफ R2 अंडर R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है कि 1।
ठीक है। तो आपको निकालना था कि R1 अंडर R2, तो ये थोड़ा कर लीजिए कि 2R2 इक्वल टू क्या है कि R1 प्लस R2। आपको पूछा गया था R2 अंडर R1, तो क्या आ रहा है कि R2 इक्वल टू R1, तो R2 अंडर R1 का वैल्यू जो होगा 1, तो इसका जो आंसर होगा 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा कि 1। और एक प्रॉब्लम था, जो एक वेक्टर से प्रॉब्लम था, तो क्या था देख लीजिए कि प्रॉब्लम नंबर 24 जो है क्या है कि एक फोर्स गिवन था और आपको पूछा गया था कि एक फोर्स गिवन था, फोर्स एक गिवन था y जैसा i कैप प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ आपका j कैप प्लस माइनस ऑफ जेड ऑफ के कैप। आपको पूछा गया था कि एक हेमिस्फीयर में काम कर रहा है, तो एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस गिवन था, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस एक क्या था, रेडियस r था, शायद रेडियस था r। आपको कैलकुलेट करने बोला गया था कि एफ डॉट dl ऐसा कुछ, तो एफ डॉट dl आपको कैलकुलेट करना था। तो एफ डॉट dl कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है कि थ्योरम लगा दीजिए लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल जो होता है कि स्टोक्स थ्योरम, उससे आपका ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा लगा दीजिए, स्टोक्स थ्योरम हेमिस्फीयर था तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना था, तो स्टोक्स थ्योरम लगाने से आपका जो रिजल्ट आएगा क्या होता है कि कर्ल ऑफ एफ ऑफ डॉट ऑफ डी एस वेक्टर आइदर एन कैप ऑफ डी एस, ऐसे करके इसका रिजल्ट आ जाएंगे। ये थोड़ा आप कर लीजिए, ठीक है। पहले कर्ल ऑफ एफ कैलकुलेट करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो फेस ट्रांजिशन से था, बट उसका जो ऑप्शन, अच्छा ठीक है, एक और बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ठीक है, तो जो क्वांटम से था, तो कर लीजिए प्रॉब्लम नंबर 25, जो क्या था कि मैं क्वेश्चन पहले वो लिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, ठीक है। दो पोटेंशियल गिवन था, दो क्या है कि टू इनफाइनाइट स्क्वायर वाला पोटेंशियल था, इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल था जो बॉक्स जिसका एक का लेंथ था L1 और एक का था L2, ठीक है। तो बोला गया था कि फास्ट बॉक्स का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और सेकेंड बॉक्स का जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, मतलब जो क्या है कि n का वैल्यू आपको पता है कि जो 1D पोटेंशियल बॉक्स होता है उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअली क्या होता है कि आपका n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट, n का वैल्यू 2, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n का वैल्यू 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो बोला गया था कि जो कंडीशन है इसका जो ग्राउंड स्टेट है फर्स्ट बॉक्स का वो क्या है, इक्वल है सेकेंड बॉक्स का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से। तो आपको जो कैलकुलेशन करने बोला गया था कि L1 अंडर L2 क्या होगा, ठीक है। और दो बॉक्स का जो लेंथ का जो विड्थ जो है उसका रेशियो क्या होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि दो बॉक्स दे रखा था, दो ही इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, एक का विड्थ L1 एक का L2। आपको बोला गया था कि फर्स्ट बॉक्स में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो सेकंड बॉक्स में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है उससे इक्वल है, ठीक है। तो ये शायद मैं गलती कर दिया, तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि E3, ठीक है। n का वैल्यू 1D पोटेंशियल बॉक्स में 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो आपको पता है कि फार्मूला 1D पोटेंशियल बॉक्स में En इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ पाई स्क्वायर ऑफ h कट स्क्वायर अंडर ऑफ 2m ऑफ l स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए
क्या होगा कि एन का वैल्यू 1 ए कंडीशन है ग्राउंड स्टेट और ए बोला गया है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसलिए E3 यूज़ कर रहा है, एन का वैल्यू 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पाई स्क्वायर ऑफ क्या होगा कि एच कट स्क्वायर अंडर ऑफ 2m ऑफ L1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा कि 9 आ जाएगा, एन स्क्वायर के प्लस में 3 पुट करेंगे तो एन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है कि 2m ऑफ दिस इज 2m ऑफ L2 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करिए कि L1 स्क्वायर अंडर L2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वैल्यू आ रहा है 1/9। तो क्या होगा 1/9 आ रहा है, तो देखिए कि L1 स्क्वायर अंडर L2 का स्क्वायर आ रहा है 1/9, बाकी सारे चीज़ क्या हो रहा है बोथ साइड में कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपको क्या करना था, L1 अंडर L2 का वैल्यू पूछ रहा था तो 1/3। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट में 25 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया हूँ। तो ये सारे मेमोरी बेस्ड है, कुछ आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन रहा है तो आपको याद आ रहा है तो भेज दीजिए, मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए। और इसमें कोई डाउट या आपको लगे कि इसका सॉल्यूशन कुछ अलग होगा या कुछ अलग सा पूछा गया था तो वो भी बता दीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट में उसका कुछ मिस्टेक मेरे से हुआ है तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन कर दूँगी। ठीक है, तो अभी इतना ही। तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम का ज़रूरत है, मेरे को आप लोग जितने सारे याद आ रहा है वो प्रॉब्लम भेज दीजिए।